मैं विनोद शुक्ला प्लेटफार्म एजुकेशन सेंटर से। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सीटेट के नए बैच आरंभ हो रहे हैं और 10 तारीख से बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के संबंध में कुछ हम आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा से किस तरीके के प्रश्न आते हैं, भाषा में हम किस तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी लेकर के आया हूं, कुछ बातें भी बताऊंगा आपको, जिससे आने वाली परीक्षा में जो भी कमियां हों, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, पुनः अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, वह इस संस्था में पुनः आ कर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और इस शिक्षण का लाभ भी ले सकते हैं। तो पहली बात देखिए, हिंदी में क्या है, भाषा शिक्षण। व्याकरण में सीबीएसई बोर्ड में क्या है, व्याकरण की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या होता है, भाषा में, हिंदी भाषा में अगर आपने लैंग्वेज ले लिया है कि आपने अपना फर्स्ट लैंग्वेज ले लिया, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा। फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने हिंदी ले लिया है तो आप जानते हैं कि उसमें 15 नंबर क्या, 15 नंबर का व्याकरण, 15 नंबर की भाषा शिक्षण सिद्धांत आते हैं। तो हमारा जो अट्रैक्शन होगा वह भाषा शिक्षण सिद्धांत पर होगा। व्याकरण के तो कुछ नियम लोग जान जाते हैं, आप आसानी से थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन जो भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती हैं, आप उसको नहीं कर पाते, उसमें आपको इसकी समस्याएं बनी रहती हैं। क्योंकि हम भाषा को शुरू से नहीं पढ़ते हैं। भाषा को हम किस तरीके से पढ़ें, जैसे आप ये देखिए, मातृभाषा सारी चीज़ें क्या दी गई, मातृभाषा। सरकार भी कहती है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो वह उसको क्या करेगा, वह बच्चा सरलता पूर्वक क्या होगा, किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। अगर हम भाषा में बच्चे की उस मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो बच्चा क्या करता है, ज्ञान अर्जन बड़ी सरलता के साथ कर लेता है। लेकिन है मातृभाषा क्या, जब बच्चा जन्म लेता है और परिवार की और अपनी माता की बातों को सुनता है, परिवार में जो लोग बोलते हैं उसी को वह ग्रहण करता है, उसी को बोलता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। इसीलिए सरकार बार बार इस चीज़ को ले आ रही है कि बच्चों की जो शिक्षा का केंद्र है वह भाषा, मातृभाषा होनी चाहिए। तो आप क्या करें, मातृभाषा, आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करें, मातृभाषा पढ़ें। मातृभाषा है क्या और मातृभाषा का महत्व क्या है, पहले हम क्या करें, पहले हम पूरी तरह से मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का महत्व क्या है, इस चीज़ को अगर हम जान लेते हैं तो अगर मातृभाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो निश्चित ही है कि वह प्रश्न आपसे छूट नहीं सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मातृभाषा का विश्लेषण करते ही नहीं हैं कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का महत्व क्यों है, क्यों बार बार मातृभाषा में ही पढ़ाने की बात की जा रही है। इन सब बातों, इन सब तथ्यों की जब हम जानकारी कर लें, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अपने भाषा सिद्धांत से जो प्रश्न हमें आते हैं निश्चित ही हम कर लें, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि एक तो क्या हो गया, मातृभाषा, पहली बात हो गई मातृभाषा हम पढ़ें। मातृभाषा के साथ क्या पढ़ना है, नंबर 1 मातृभाषा, मातृभाषा पढ़ें। मातृभाषा के साथ दूसरी चीज़ें क्या है, मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का महत्व। आप ये दोनों चीज़ें हम पढ़ लेते हैं
तो मातृभाषा से कोई भी प्रश्न आएगा तो निश्चित ही वह गलत नहीं हो। अगर आप इसके बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या लाभ है बच्चे को, क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर फिर आप क्या करते हैं, भाषा शिक्षण सिद्धांत या भाषा से संबंधित अगर प्रश्नों का आकलन करते हैं तो गलत होने की कम संभावनाएं होंगी। उसके बाद हम क्या करें, अब भाषा पढ़ें। अभी तो आपने क्या पढ़ा, भाषा, मातृभाषा पढ़े, तो मातृभाषा के अभी आपने मातृभाषा पढ़ा और मातृभाषा के बाद अब आप क्या पढ़ें, भाषा। अब भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है। दूसरी चीज, भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है, भाषा का महत्व, भाषा का महत्व पढ़ें। अब आपने पढ़ा भाषा वह साधन है, सभी लोगों ने, विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो वो तो जब क्लासेस चलेंगे तो आपको पूरा उसका विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। लेकिन भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अब आपस में संवाद करता है। ये संवाद की एक साधन है, विचारों की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का एक साधन है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। लेकिन हमें क्रम से क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ें कि हमको जो भाषा शिक्षण में दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें न आवें। तो आप खुद ने क्या पढ़ा, भाषा का महत्व पढ़ा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा परिवर्तनशील है कि सामाजिक वस्तु है, कि भाषा की प्रकृति आप पढ़ें। फिर इसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के नियम, भाषा सीखने के नियम आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे कि, क्योंकि आपको हिंदी में क्या पढ़ना होगा, मातृभाषा, मातृभाषा का महत्व, भाषा, भाषा का महत्व और भाषा की प्रकृति, भाषा के शिक्षण सिद्धांत। अगर ये सब चीज़ें हम क्रम से पढ़ करके हम क्रम से पढ़ते हैं और उसका विधिवत अध्ययन करते हैं या विधिवत आपको पढ़ा दिया जाता है, तो जो 15 नंबर की भाषा शिक्षण सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से वे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी सीटेट की अब परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ग्रामर की संख्या क्या है, व्याकरण की संख्या कम हो जाती है, और इसी में भाषा शिक्षण सिद्धांत संख्या तो कम नहीं होती है, 15 नंबर, वो 15 नंबर का ग्रामर हो जाता है, 15 नंबर की भाषा शिक्षण सिद्धांत हो जाते हैं। तो जो गद्य और काव्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तो आपको थोड़ी आसानी होती है, आप उसे कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, समस्याएं बनी रहती हैं, बच्चे इससे भयभीत रहते हैं, तो उसी भय को निकालने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दूसरी चीज़, आप भाषा में है क्या, आपने इसको पढ़ लिया, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक गद्य पढ़ेंगे, एक पद्य पढ़ेंगे। भाषा अगर पढ़ लिए तो भाषा में दो चीज़ें, गद्य पद्य और व्याकरण, गद्य पद्य और व्याकरण। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, भाषा में आप देखेंगे गद्य और पद्य। अब आप देखिए गद्य में क्या है, कोई गद्यांश दिया जाएगा और आप क्या करते हैं गद्यांश से। अब आप देखें व्याकरण में,
गद्य से गद्यांश एक आप देखो दे दिया जाएगा। उस गद्यांश क्या होगा, उसमें व्याकरण होंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रियाएं विशेषण समास संधि जो भी चाहते हैं उसमें आपको मिलेगी। लेकिन इसी गद्य से क्या होता है, आपकी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा शिक्षण सिद्धांत से। क्योंकि हिंदी की जो गद्य विधाएं होती हैं, नाटक कहानी उपन्यास, तो मेन चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी स्तर क्या होता है उसमें हिंदी गद्य की तो तमाम विधाएं हैं। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्तार्ज है, आत्मकथा है, संस्मरण है, डायरी है, तमाम चीज़ें, साक्षात भेंट वार्ता है। तो इस तरीके की चीज़ें, यात्रा वृत्तांत है, तो ये गद्यांश, ये गद्य की विधाएं हैं। लेकिन प्राइमरी स्तर पर क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर दो चीज़ों, एक नाटक और एक कहानी। जो नाटक और कहानी गद्य की जो विधा है, इसी से आपको विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटक और कहानी। क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए, उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए हम नाटक और कहानी का शिक्षक क्या करता है, नाटक और कहानी को माध्यम बनाता है। और जिससे क्या होता है, शिक्षण में बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। तो इसीलिए इन दो पर क्या होते हैं, प्रश्न आपको बनाए जाते हैं। दो पर विशेष रूप से प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब जब भी बातें आती हैं तो नाटक, बच्चों में क्या है, नाटक खिलाया जाता है, कहानियाँ बच्चे सुनाते हैं, तो कौन सी क्रिया करते हैं, ये सारी बातें आपको भाषा शिक्षण सिद्धांत में आपको मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, मातृभाषा पढ़ना है, भाषा के महत्व को पढ़ना है और विधिवत पढ़ना है। जब आप विधिवत पढ़ेंगे, पूरे क्लास अटेंड करेंगे और आप उसके सारे महत्व को, सारे सिद्धांत को जान लेंगे, उसके बाद अगर आप प्रश्न को आप उठाते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके लिए वह बहुत ही सरल हो जाएगा। अब आप देखें, तीसरी बात हो गई, ये पद्य है, गद्य की दो चीज़ें हैं, कविता है। पद्य में क्या है, कविता है। आपको काव्यांश दे दिए जाते हैं और काव्यांश से क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। कविताओं में जैसे लय में पढ़ाया जा रहा, सुर है, ताल है, गति है, अवरोह है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं, आपसे उसी पर प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो आप जब उसकी परीक्षा देने जाते हैं तो आप ये समझें कि हम क्या हैं, वह CBSE, वह जो संस्था इसकी परीक्षा कराती है, वो यह जान लेती है कि आप अध्यापक हैं, यह मान करके आपसे वह प्रश्न किया जाता है। इसके बाद दिया गया है व्याकरण। व्याकरण के नियम, व्याकरण के सिद्धांत क्या हैं, इसमें क्या है, आपको 2-3 व्याकरण के नियम क्या हैं, व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, व्याकरण पढ़ाने के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत है, हमें व्याकरण से क्या लाभ है, ये सारी बातें इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पर आधारित, आपको इसी पर आधारित प्रश्न होते हैं 15 नंबर के। सीधा व्याकरण संज्ञा सर्वनाम क्रिया नहीं रहेगा। आपको क्या करेंगे कि व्याकरण में क्या है, 2 विधियां होती हैं, आगमन और निगमन विधियां होती हैं। व्याकरण की 2 ही विधि होती है, आगमन और निगमन की विधि। एक पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम की व्याख्या की जाती है, और एक पहले नियम बताया जाता है और उसकी, यह क्या है, आगमन और निगमन। ये विधियां जो क्या हैं, ये व्याकरण की विधि है। तो व्याकरण के क्या नियम हैं, व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है, क्यों इस तरीके की चीज़ें कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका इस तरीके से करती है कि उसे क्या करते हैं, उदाहरण बताती है तब व्याख्या कर रही है। ये इस तरीके से घुमा करके इधर से उधर
आपको वास्तव में यह परखने की कोशिश की जाती है कि आप कितना अच्छा बच्चों को बता सकते हैं, एक अध्यापक के गुण आपके अंदर हैं कि नहीं, क्या इस भाषा के विषय में आपको जानकारी है कि नहीं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपके लिए भाषा, जो आप अगर आपने आप प्रथम लैंग्वेज प्रथम भाषा हिंदी चुना है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप उसमें 30 में 30 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। 30 में 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। केवल आप सही तरीके से क्रम से अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे। आइए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, जैसे पूर्व परीक्षाओं में आते हैं तो 2 4 10 प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, आप देखें। अब दिया गया है लेखन, आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, आप देखते जाइए। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है। मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति हस्तलेखन हाथ से लिख नहीं पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बीमारी का रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीमारी। हस्तलेखन से भी हम चीज़ें नहीं लिख पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बीमारी। तो उस हस्तलेखन की योग्यता में जो कमी होती है, हस्तलेखन जैसा होना चाहिए, अगर वह हस्तलेखन में जो कमियां होती हैं उसी को हम कहते हैं विकृत हस्तलेखन। क्या कहते हैं, विकृत। पहली पूरी बात, विकृत हस्तलेखन। हस्तलेखन, लेखन की योग्यता में जो कमी होती है, हम लेखन, क्योंकि आप देखिए भाषाई कौशल भी पढ़ना पड़ेगा आपको। श्रवण, लेखन और पठन, ये क्या होते हैं, भाषा के कौशल होते हैं। स्किल, निपुणता। आपको क्या है, श्रवण में निपुणता है। आप पूरी बात देखिए, श्रवण में आपको निपुणता है कि नहीं, पठन में निपुणता है कि नहीं, और लेखन में निपुणता है कि नहीं। तो हमको ये भाषाई जो कौशल होंगे, जब क्लासेस चलेंगे तो और आपको पूरी तरह से और विस्तृत रूप से आपको बताए जाएंगे। तो जहाँ जो जिस संदर्भ में अगर कोई बात आती है तो वह चीज़ें आपको बता दी जा रहे हैं। मतलब आपको लेखन में, भाषाई कौशल में क्या होता है, पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, सुनते हैं तभी ग्रहण करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं। तो ये भाषाई कौशल हैं कि श्रवण, पठन और लेखन। तो ये तो दिया गया आपको, देखिए अपने विषय पर आइए। विकृत हस्तलेखन, अगर लेखन की योग्यता में कोई कमी होती है तो हमें उसे क्या कहते हैं, विकृत हस्तलेखन। उसमें दिया गया, क्या नाम दिया गया, अब उस लेखन को हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ये तो जब क्रिया में कोई आता है तब उसके लिए है, गणना में जब आता है तो इसके लिए है, वाचन कौशल में आता है तो इसके लिए है। तो आपको दिया गया लेखन योग्यता, ये भी एक बीमारी है। सुन लीजिए, लिखावट का बिगड़ना अलग अलग बीमारी के लक्षण हैं। अगर लिखावट हमारी सही नहीं हो पा रही है तो उसके भी ये क्या है, लिखावट को भी क्या माना गया भाषा में, उसे भी एक बीमारी माना गया और उसका एक नाम दे दिया गया। अगर हम स्पष्ट और सुसंगत लिखावट नहीं कर पाते हैं, अगर हम स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं, अच्छे ढंग से नहीं लिख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। तो आप क्या करें, लेखन। अब जब आप लेखन कौशल पढ़ेंगे तो उस लेखन कौशल में यह पूरी बातें और भी डिबेट की जाएंगी, पूरा इसका विश्लेषण बताया जाएगा कि लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल से क्या बच्चे में किस चीज़ का विकास होता है, लेखन कौशल से लाभ क्या है, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सभी बातें स्पष्ट की जाएंगी। आगे देखिए आप,
अब दिया गया शिक्षिका अब आप देखिए, आप यहाँ आपको ये मान लिया कि आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, ये मान करके मैंने कहा कि हमेशा प्रश्न किया जाता है। तो आपको दिया गया कि शिक्षक का विद्यार्थियों को कुछ पर्चों होना चाहिए। अधूरे वाक्य लिख देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या होता है, आप बताइए। कोई अधूरा पर्चा लिख दी और उस अधूरे वाक्य को आपको क्या करिए, पूरा करिए। इसी को हम कहते हैं वाक्य विन्यास, वाक्य संगठन। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास या वाक्य संगठन। आप जानते हैं कि पद होता है, वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, इन्हीं की जोड़ करके क्या किया जाता है, एक वाक्य बनाया जाता है। क्या बताया जाता है? बनाया जाता है। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। वह ऐसा क्यों कर रही है? अधूरे वाक्य लिख करके देती है, विद्यार्थी को उस अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना होता है। तो क्या वह वाक्य का संगठन जानता है कि नहीं? वह वाक्य के विषय में जानता है कि नहीं? आखिर वाक्य कैसे बने? पहले ध्वनि है, फिर वर्ण है, वर्ण के बाद क्या बने? शब्द बने। तो शब्द के बाद क्या बना? वाक्य बना। तो आप उसको सही वाक्य विन्यास आता है कि नहीं? तो दिया गया कि सही वाक्य विन्यास, वाक्यों का संगठन, उसे ध्यान केंद्रित करना है कि आपको सही वाक्य आना चाहिए। और वाक्य की प्रक्रिया क्या है, वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, कौन सी चीज़ें कब आती हैं। तो मेन बातें क्या थी, ऐसा उसने क्यों किया? अब आपको सीधे तो नाटक कहानी तो नहीं पूछा। अब आप देखिए व्याकरण पर ही उसने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। उसने व्याकरण पर ही, अब ये क्वेश्चन किससे रहा? व्याकरण के भाषा शिक्षण सिद्धांत से। ये क्वेश्चन किसे मानेंगे आप? व्याकरण का भाषा शिक्षण सिद्धांत। व्याकरण का भाषा शिक्षण सिद्धांत, यह क्वेश्चन किस पर आधारित हो गया? हमारे किस चैप्टर से? व्याकरण का भाषा शिक्षण सिद्धांत। तो हमने आपको बताया कि व्याकरण को पढ़ना होगा कि व्याकरण के क्या नियम हैं, व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब व्याकरण पढ़ाने के एक सिद्धांत हैं, एक नियम है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ वाक्य से पूछ दिया, वाक्य क्या है? व्याकरण में आता है। आगे देखें, इसके बाद दिया गया शिक्षक अपने विद्यार्थियों के किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक एक रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए कहता है, इसे हम क्या कहें? अब आप देखिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए, कि बच्चे क्या करें, कि उसके अर्थ को पूरी तरह से जान लें। तो अब देखिए माध्यम, शिक्षण के जो माध्यम हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जिसे कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। और इसमें दिया गया, अब आप क्या करते हैं, इसके लिए रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए कहता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? दिया गया हम इसे क्या कहेंगे। तो आप ये देखें, भावार्थ जानने हेतु श्रवण करना, ऐसा वो क्यों कर रहा है? बार बार वो रिकॉर्डिंग को सुना रहा है, टेप रिकॉर्ड खोल दिया है और उस रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को कह रहा है कि आप पुनः सुनो, पुनः सुनो। इसलिए वह बार बार जो प्रेषित कर रहा है कि बच्चे क्या करें, इसके भाव को, इसके अर्थ को क्या करें, समझ जा। नहीं तो एक ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार रिपीट करने का मतलब क्या हुआ? भावार्थ जानने हेतु श्रवण करना।
कि आप सुनो, एक तो रिकॉर्डिंग सुना रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, श्रवण हो रहा है। और अगर श्रवण हो रहा है तो बार बार श्रवण करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, कि क्योंकि आप उसके अर्थ को ग्रहण कर सकें और उसके अर्थ को जान सकें। आगे देखें, इसके बाद एक क्वेश्चन है, आप देखिए, आप देखते जाइए। वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनाना, सुनिए, हमने बताया भाषाई कौशल क्या है, श्रवण है, पठन है और लेखन है। उसी भाषाई कौशल के बारे में आपसे मैंने बताया, ये सब भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको पढ़ना पड़ेगा भाषाई कौशल, श्रवण, लेखन और पठन की मूल बातें और विशेष बातें जाननी पड़ेंगी। आप उसकी मूल बातें जानते नहीं हैं, उसकी विशेष बातों को ग्रहण नहीं कर लेते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित है उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वह किसी किताब से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। सारे क्वेश्चन क्लास के अनुभव पर, कक्षा के अनुभव पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दिया गया आपको कि टिप्पणी लिखना, पठन सामग्री को पुनः लिखना। अब ये क्या कहलाता है कि पठन सामग्री को सुनो, जो पढ़ाया जा रहा सुनो, टिप्पणी लिखो, पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है। यह क्या कहलाता है, पुनः निर्मित करना। सुनी गई पाठ सामग्री की को पुनः निर्मित करना। फिर आप अपने शब्दों में क्या करिए, लिख दीजिए। इसके बाद दिया गया मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है, आप इसके बारे में देखिए, ये बहुत फेमस है चॉम्स्की। आप देखिए, दो चीजें भाषा पढ़ते समय हमको ध्यान देना है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। दो चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये होते क्या हैं, भाषा अधिगम और अर्जन। तो हम जो अर्जन करते हैं, सुनिए, भाषा एक अर्जन होता है और ये ग्रहण करना होता है, एक क्या होता है, सीखना। तो भाषा अधिगम हम क्या, ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है। भाषा अधिगम, भाषा को सीखना, तो ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है। ये बच्चे जब कक्षा में आते हैं तो ये क्या करते हैं, सीखते हैं। यह चेतन क्रिया है, यह इसे क्या कहेंगे, भाषा अधिगम। अधिगम माने सीखना। ये क्या होती है, एक चेतन क्रिया होती है। जब आप पहले से सीखे भी नहीं रहते हैं और ये स्वाभाविक गुण भी नहीं है इसमें, तो ये चेतन क्रिया है। और भाषा अर्जन वह क्या है, स्वाभाविक क्रिया है जो बच्चे में जन्मजात होती है। बच्चे में क्या होती है, जन्मजात होती है, उसका वह स्वाभाविक गुण होता है। अब आप देखिए, आप कक्षा में क्या है, शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे व्याकरण तो जानते नहीं हैं, उसी चीज़ को बार बार क्या करते हैं, बच्चे दोहराते हैं, वह अर्जन है। बच्चे क्या करते हैं, उसी चीज़ को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बाद में चल करके वह व्याकरण के नियमों से उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब बाद में व्याकरण के नियमों से जोड़ते हैं तो उसे हम कहेंगे भाषा अधिगम, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा अधिगम। अब प्राथमिक का बच्चा है, वह बार बार उस चीज़ को क्या कर रहा, दोहरा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्जन। और बाद में जब उस व्याकरण के नियम से जोड़ करके सीख रहा है तो उसे हम कहेंगे भाषा अधिगम। तो ये तो चीज़ें दी गई हैं कि किस विद्वान का कथन है, ये भी याद होना चाहिए। लेकिन सही बातें आपको ये जाननी चाहिए कि भाषा अधिगम, अधिगम शब्द बहुत ही व्यापक है। अधिगम शब्द व्यापक है, ये क्या होता है आप कक्षा में सीखेंगे। अर्जन क्या होता है,
यहाँ दिया अवचेतन क्रिया है। अर्जन क्या है? अवचेतन क्रिया है। इस चीज को आपको देखिए, भाषा पढ़ने के लिए मैंने बताया कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखना है और उसकी सही परिभाषा जाननी है कि अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। तो ये जो थी चॉम्स्की क्या परिभाषाएं थी। आगे दिया गया, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? दिया गया निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान का सामाजिक भाषा का क्या है? अंश नहीं है। तो आपको दिया गया, आप बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन लिखा गया। कैसे? ये सिद्ध करना है, उत्तर से नहीं मतलब है, आपको ये सिद्ध करना है निम्नलिखित में कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ये सत्तात्मक कारकों में ये सामाजिक आर्थिक और प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन होता है। ये सब समाज से, ये भी समाज से संबंधित है, ये भी समाज से संबंधित है, ये भी समाज से है। बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का जो अध्ययन होता है वह समाज से नहीं, ये वैज्ञानिक समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, इसके भी दिया अभिकथन लिखा गया है। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का अच्छी भाषा दक्षता, दक्ष माने होता है निपुण, दक्ष माने होता है निपुणता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। सही भी है कि मतलब अगर बच्चे स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च भाषा का, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन तर्क तो दिया भाषा और संस्कृति विभक्ता के कारण वे अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। अब यहां देखिए, भाषा और सांस्कृतिक विभक्ता के कारण यह दिया गया, सांस्कृतिक विविधता, हमारे भारत की संस्कृति क्या है? सांस्कृतिक विभक्ता के कारण माने दिए क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। अब ये पूछा गया कि अभिकथन है कि अब आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब आ भी रहे हैं, अभी भी तमाम परीक्षाओं में, अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि क्या पहले कथन का दूसरा कथन व्याख्या करता है कि नहीं। पहले कथन की व्याख्या दूसरा कथन करता है कि नहीं, इस चीज को ध्यान विशेष रखना है कि यह कथन गलत है कि ये कथन गलत है कि दोनों गलत हैं, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले हम देखें, अभी कथन देखें, ये तो सही है। कथन क्या है? सही है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें कहीं कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, बच्चे ऐसा करते ही हैं। लिखा गया तर्क दिया गया, भाषा और सांस्कृतिक विभक्ता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। क्या यह कथन, इस कथन की क्या यह कथन व्याख्या कर रहा है? तो दोनों क्या हो, दो तरह हो गए। तो हम यह लिखेंगे कि असही है। सुन लीजिए, दोनों अ और तो सही है, लेकिन तो अ की सही व्याख्या नहीं किया, निश्चित नहीं किया। सही तो अपने अपने जगह पर दोनों हैं। भाषा और सांस्कृतिक विभक्ता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं। भाषा विविधता के ही कारण, जब भाषाएं एक होती हैं, विविधता नहीं होती, तो वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन जब विविधता आ गई तो वहाँ क्षमताओं का प्रदर्शन करने में उनको क्या आएंगी? समस्याएं आएंगी। ये भी बात सही है, लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा तो इसकी उसी को कहेंगे कि यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। आगे दिया गया,
इसमें दिया गया सूची और बी के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ तो ये विकल्प दिया गया है कि इसमें आपको क्या करना है, कि इसमें चयन करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए कि इमिग्रेशन फॉर्म भरना क्या है। जब व्यक्ति विदेश में जाता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ जब आप विदेश में जाते हैं तो आपको एक फार्म भरना होता है। वहाँ फार्म भराया जाता है, नाम पता, वह इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वह आपसे पूछता है। आप सही सटीक जानकारी दे देते हैं तो फिर आपको अपने देश में जाने, एयरपोर्ट से अंदर जाने देता है। तो यहाँ दिया गया है कि इमिग्रेशन फार्म भरना माने सटीकता पर ध्यान देना, सटीक जानकारी देना, कि जो भी हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम है, आप किस काम से जा रहे हैं, सटीकता के साथ अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आपको एयरपोर्ट से अपने देश में अब अंदर करेगा। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिया गया एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, प्रवाह पर ध्यान देना, ये भी सही है। आपात स्थिति में मदद के लिए सटीकता पर ध्यान देना, ये सटीकता से ही है। किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, प्रवाह पर ध्यान, भाई बात कर रहे हैं तो प्रवाह पर ही तो ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ प्रवाह का मतलब क्या है, जो आपस में बातचीत हो रही है उसी पर आप क्या हैं, केंद्रित हैं। आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल शिक्षण है सबसे उपयुक्त विधि है, आप बताइए। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण, यहाँ दिया गया आप देखिए, हमने अभी बताया शिक्षण में सबसे उपयुक्त, सीधे नाटक नहीं पूछा जाएगा। हमने आपको बताया कि कहानी और नाटक पर ही भाषा से संबंधित प्रश्न बना दिए जाएंगे। तो आप बताइए 1 से 5 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो भाषा कौशल में शिक्षण की वह कौन सी विधि है, शिक्षण में वह कौन सा टॉपिक है जो उसकी कौशल विधि को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आप देखिए नाटक, अगर नाटक आप क्लास में कक्षा में कराते हैं तो बच्चे बहुत क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे, उसमें सृजनात्मक विकास होगा। नाटक और कहानी से प्रश्न आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर बच्चे कक्षा में टीचर कहानी और नाटक क्यों पढ़ाते हैं। कहानी और नाटक को ही बार बार 1 से 5 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें कहानी और नाटक की सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, और जो शिक्षा शास्त्री हैं वो भी इसी को प्राथमिकता देते हैं। तो दिया गया यहाँ शिक्षण, भाषा कौशल के शिक्षण है सबसे उपयुक्त विधि क्या है, हमारा भाषा शिक्षण कौशल और अच्छा हो, बच्चे उसमें निपुण हों। तो इसके लिए क्या किया जाए, कक्षा में नाटक कराइए तो बच्चे रुचि लेंगे, उसे नाटक के माध्यम से क्या करेंगे, उस विषय पर ध्यान देंगे। आगे देखिए, सृजनात्मक लेखन के विकास में दिया गया, सृजनात्मक लेखन के विकास में सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में जिसकी कोई टाइमिंग नहीं है, न टाइमिंग निश्चित होती है, समय नहीं निश्चित होता अनौपचारिक शिक्षा में। औपचारिक शिक्षा में एक समय निर्धारित है कि कितने देर तक विद्यालय चलेगा और कब आपको जाना है और क्या करना है। तो सृजनात्मक विकास क्या होगा, देखिए हर तरह का विकास औपचारिक लेखन में होता है। क्या होता है, औपचारिक, स्वतंत्र कर दिया गया कि आप जो चाहें, आप जिस विषय पर एक निबंध लेखन करिए, आप स्वतंत्र हो गए। आप अपने आप के अंदर जितनी क्षमता है, जितनी जानकारी है, सारी बातें आप क्या करेंगे, लिखेंगे। चतुर्दिक आपका विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं, सृजनात्मक लेखन। अब आपको दिया गया, ये औपचारिक शिक्षा है, प्रतिवेदन देना होता है, निबंध लिखना होता है, अलग अलग है। आगे दिया गया, संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा है। संविधान के सूची में कौन सी भाषा सम्मिलित है, तो अभी बोडो को सम्मिलित किया गया है। ये तो बहुत साधारण। आगे देखें,
हाँ, अब आप देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर में किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा। आप जानते हैं कि बार बार सरकार, मैंने बताया था अभी मातृभाषा, अब मातृभाषा पर क्वेश्चन पूछा गया, सीधे मातृभाषा नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ मातृभाषा पर प्रश्न को बना लिया गया। मातृभाषा पर प्रश्न बना लिए गए। तो आप देखिए यहाँ किसे क्या कहेंगे? मातृभाषा। इसके बाद दिया गया है व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोग विधि क्या है? अभी मैंने बताया कि आपको अगर हिंदी में 30 में 30 नंबर ले आने पड़ेंगे तो पूरी तरह से व्याकरण की विधि, व्याकरण पढ़ने के नियम, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आगमन विधि। कौन सी विधि होगी? आगमन, जिसमें उदाहरण दिए जाएंगे, बाद में सारी चीजें बताई जाती हैं। फिर दिया गया चाम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? अब आप देखिए, अर्जन हमने अभी अभी बताया आपको, अर्जन के आधार क्या हैं? अर्जन के आधार क्या हैं? आखिर अर्जन और अधिगम दो शब्द बार बार चलेंगे। अगर आप करें इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, क्या होगा? पहला, इंद्रियों से प्राप्त अनुभवे या अनुभव। हमने आपको बताया था कि अर्जन क्या होता है? चेतन, अर्जन और चेतन क्रिया होती है, अधिगम चेतन क्रिया होती है। तो आपको शिक्षण में, भाषा में, अब आप देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाषा में आप क्या पढ़िए? मातृभाषा पढ़िए, मातृभाषा का महत्व पढ़िए, भाषा पढ़िए, भाषा का महत्व पढ़िए, भाषा शिक्षण के नियम पढ़ा जाए, व्याकरण के नियम पढ़े जाए, गद्य पद्य के नियम पढ़े जाए, इसी पर आधारित नाटक, कहानी, उपन्यास और कुछ जो हमारी नई शिक्षा नीति है उस नीति पर कुछ नियम बनाए गए हैं। ये सारे नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।